अमित भैया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था राधा के साथ। नहीं, हो ही नहीं सकता है। भाई साहब शादीशुदा है, उनकी 13 साल की बच्ची है, हंसता खेलता परिवार है उनका। वो क्या जरूरत है उनको ये सब करने की? राधा को पता नहीं था कि अमित भैया शादीशुदा है। वो उनसे उन दोनों की शादी की बात करना चाहती थी, लेकिन अमित भैया मुंह कर गए। फिर उन दोनों के बीच में बहस हुई और मारपीट। भावना जी संभालिए। विद्या भाभी टूट जाएंगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। ये अमित भैया को सोचना चाहिए था। भावना जी, आपको अमित भैया के रवैये में कुछ बदलाव नजर आया था? क्योंकि ये अफेयर काफी समय से चलता आ रहा है। जब मैं घर में हूं तो फोन मत किया करो यार, रोज तो मिलते ही है ना। आई मिस यू टू। मेरे माथे पे कैमरा लगा दो और देखते रहना मैं कहां जा रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, कि सांस बंद तो नहीं हो गई। ये आपके परिवार का मामला है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब इससे एक लड़की की जिंदगी जुड़ी हुई है। अब भले ही मुझे कुछ बता ना पाए, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं भावना जी, मैं उस लड़की को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। भले ही आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है राघव जी। मैं जानती हूँ आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। जो करेंगे सही करेंगे। अमित भैया, क्यों? क्या जरूरत थी? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं हूं उस लड़की को। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कभी किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। आप चाहे तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हैं। शास्त्री जी, आजकल के लौंडे ब्याह से पहले अपने ही मोहल्ले की लड़कियां ताड़ते हैं और ब्याह के बाद 10 मोहल्ला छोड़ के लौंडियां ताड़ी जाती है। जूते थोड़ी ना खाने। देखिए ना, प्रेमिका ने रपट लिखवा दी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की कोई प्रेमिका नहीं है, उसकी बीवी घर पे है। बाबूजी, आप चलिए, मैं इनसे बात करता हूँ। अभिषेक। जी पापा, आए दो आप। पिताजी, मैं देख रहा हूँ। पापा आप फोन करना। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने अनुज से अकेले में बात करना चाहूँ। जी, लेकिन जल्दी कीजिए। जी। भाई साहब समझाइए ना इनको, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग खामखा मुझे फंसा रहे हैं। क्या लगता है तुझे, हम मूर्ख हैं? कुछ दिखाई नहीं देता है? अरे हम तो पहले ही समझ गए थे जब उस रात्रि को तुम हवा खाने के बहाने बवाल काट रहे थे। जी मचल रहा था तो सोचा थोड़ी सी हवा लेने के लिए थोड़ा बाहर घूम आता हूं। हम तभी समझ गए थे कि तुम्हें अब बाहर की हवा अच्छी लगती है। भाई साहब सॉरी, गलती हो गई। त्रुटि एक नहीं, 3 त्रुटियां हुई हैं तुमसे। पहली त्रुटि, इस चक्कर में तुम फंसे कैसे। दूसरी त्रुटि, अगर फंस गए तो पकड़े क्यों गए। और तीसरी त्रुटि, तुम्हारी जो लुगाई है उसकी नाक में नकेल क्यों नहीं कसी तुमने। तुम जानते हो ना, एक स्त्री, एक औरत भले ही सदन के भीतर रहे या सदन के बाहर, लेकिन फिर भी उसे खूंटे से बांधकर रखना आवश्यक है। अगर खूंटा खोला तो यूं समझ लो, मर्द की जो पगड़ी है बिखर गई। समझे? अब तो गलती हो गई भाई साहब, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हम जो भी कर पाएंगे ना, सब कुछ
कुछ सोमवार को ही होगा। 2 दिन की छुट्टी है ना, तो जितने कोर्ट कचहरी हैं सब बंद है। लेकिन भाई साहब, तो 2 दिन में इनके बीच यहाँ अकेले कैसे रहूंगा? कुछ नहीं होगा तुझे। आइए दद्दू, चलिए घर चलते हैं। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। बेटा मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाहता हूँ। दद्दू, आप बच्चों की तरह बात मत कीजिए, चलिए घर चलते हैं। मैंने कहा ना बेटा मैं चला जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे बैठने दे। आप ख्याल रखना। मैं जानता हूं आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मैं मजबूर था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने आप पर भरोसा किया। मैं ऐसा सोचता था कि हमारे बीच की जो दुश्मनी है वो अब समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं। आज जो कुछ भी आपने किया उससे ये सिद्ध हो गया कि इंसान के खून के अंदर कुछ विष ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे तक होते हैं, वो ना थूके जाते और ना ही निगले जाते। अंकल जी, कृष्ण जी के मंदिर के सामने खड़ा हूं मैं। झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ना दुश्मनी निभाई है और ना ही दोस्ती। सिर्फ धर्म को याद किया है और अपना कर्म किया है। मैं एक वकील हूं। जब उस लड़की ने मुझसे कहा अपना केस लड़ने के लिए, तो बहुत भरोसे के साथ उसने अमित भैया का नाम लिया। मेरे काम के कुछ नियम हैं जिन्हें मैं अपने आदर्शों की तरह अपनाया है। अमित भैया गुनहगार हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाऊंगा कि मेरा मकसद अमित भैया को सजा दिलवाना नहीं है, बस उस लड़की को इंसाफ दिलाना है। और मैं सिर्फ सच बाहर निकालूंगा। और अगर वो सच ये कहेगा कि अमित भैया निर्दोष है, तो मुझे भी उतनी ही खुशी होगी जितनी आपको होगी। ये केस मैं उतनी ईमानदारी से लड़ूंगा जितनी ईमानदारी से मैंने भावना जी का बरसाती वाला केस लड़ा था। उस लड़की से अवश्य कोई भूल हुई होगी, क्योंकि मेरा बेटा अमित ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे बेटे अमित पर तो आपको भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना जानना अवश्य चाहता हूं, आपके और हमारे बीच मेरी भावना बेटी को लेकर जो योजना थी, क्या मैं उसके लिए अभी भी आप पर विश्वास कर सकता हूं? इस केस का भावना जी की बात से कोई संबंध नहीं है। मुझे आज भी उनकी उतनी ही फिक्र है जितनी पहले थी। और अब जब हम इस चुनौती के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, मैं अपने कदम पीछे लेने का इरादा नहीं रखता। हम अब भी साथ हैं। सत्य में जयते, सिर्फ सत्य की जीत हो।
देखिए, आपके इस सेवक के साथ अन्याय किया गया है। पुलिस जो है हमारे अनुज को जबरन पकड़ के ले गई। अरे हमारे अनुज को ये तक नहीं बताया कि उसका अपराध क्या है। हम जो है मध्यम वर्गीय लोग हैं। हमेशा से हमारी जो व्यथा है यही रही। हमेशा हमें दबाया गया। आप सब लोग तो जानते हैं कि कुछ दिन पहले पुलिस हमें पकड़ कर ले गई थी और हमारी वो जो छुटकन बहू है, गवाही उसने दी थी, उसी ने। हमारे जो पड़ोसी हैं बैरिस्टर बाबू, उन्होंने हम पर आरोप लगाया था कि हम उनके सुपुत्र को मारने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हम जो हैं, हम हारने वालों में से नहीं हैं। हमें केवल आप सब लोगों का साथ चाहिए। भानु भैया, हम आपके साथ हैं। हमें पता है कि ये श्रीवास्तव का परिवार आपके जान का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। क्यों भाइयों, इस कठिन घड़ी में हम सब भानु भैया के साथ हैं कि नहीं हैं? हम सब आपके साथ हैं भानु भैया। छुटकन बाबू, ओ छुटकन बाबू, ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? उस लड़की को तुम अस्पताल छोड़कर आई हो? भावना जी, मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए। राधा भागवत को आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था? जी। मैं सजावट का बजट लेने के लिए बाजार गई थी। रास्ते में मुझे ये लड़की दिखी जो पहले से ही खराब हालत में थी। मैंने उसे संभाला तो वो मेरे कंधे पे ही बेहोश हो गई। बस मैं उसे अस्पताल तक लेके चली गई। क्या आपको पता था उस लड़की की इस हालत के जिम्मेदार आपके ही परिवार से कोई है? नहीं, मुझे तो अमित भैया के बारे में तभी पता चला जब आप उन्हें अरेस्ट करके लेके गए। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि उस लड़की को चोट कैसे आई। उसी के फोन से उसकी माँ को फोन किया और जब उसकी माँ वहां पे आ गई तो मैं वहां से चली गई। आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। अगर जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगी। भाभी, भाभी क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पति जेल में। तुमने उस लड़की को भड़काया है ना? मैंने तुम्हारा क्यों बिगाड़ा है? सत्यानाशन क्या बिगाड़ा है? मेरे पति को बदनाम किया। हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। अच्छे से जानती हो ये सब तुमने किया है। तुमने उस लड़की को पैसे खिलाए, सब कुछ तुमने किया है। भाभी मैंने कुछ नहीं किया। वो बेहोश पड़ी थी, मैं उसे अस्पताल लेके गई। भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं नहीं जानती थी कि भैया का उसके साथ कोई रिश्ता है। कोई रिश्ता नहीं है उसका अमित के साथ। तुमने फंसाया उन्हें, तुमने। भाभी आप भैया की गलती का मुझे क्यों दोष दे रही हैं? हाँ? क्या कहा तुमने? भाई साहब, देखा आपने कैसे अपनी गलती छुपाने के लिए ये आपके भाई पे, आपके अनुज पे इस तरह से इल्जाम लगा रही है। ये पक्का इसकी चाल है। ये वो महोत्सव का चुनाव आपसे जीतना चाहती है ना, तो हम सबको नीचा दिखाने के लिए ये चाल चल रही है। हम सबके मुंह पे कालिक पोत दी है इसने भाई साहब। अगर लोग मुझसे सवाल करेंगे ना तो उंगलियां आप पर भी उठेंगी। मैं जानती हूँ आप दुख में हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप मुझ पर गलत इल्जाम लगाएंगी। भाई साहब, देखा आपने, इसे अपनी करनी पर, अपनी गलती पर इतना सा भी अफसोस नहीं है। अब आप इसे बोलिए इस घर से निकले। बोलिए भाई साहब, अभी निकालिए इसे घर से। अभी आप निकालिए इसे भाई साहब। सुन रहे हैं आप? चुप क्यों है भाई साहब? क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब
समय इस सदन में टिक 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 लगी रहती है। अरे चिलपोल मचा रखी है तुम लोगों ने। तो भाई साहब ये तो इस भावना की वजह से हो रहा है ना। अरे चुप! ओ हमारी मैया, अरे कभी तो चुप रह जाओ। किस बात का विलाप कर रही हो तुम? ये सारा रायता जो फैला है इसका कारण तुम हो। सबसे बड़ी दोषी तुम हो, तुम। मैंने क्या किया है भाई साहब? जब एक पत्नी अपने पति को अपने सदन में सुख, शांति और संतोष नहीं दे पाती, अरे तब वो पति बिल्ले के भांति बाहर जाकर मुंह मारेगा। भाई साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सचमुच अमित भैया का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता है? अरे है नहीं, है नहीं। परंतु ये इसके जो लक्षण है, इसे देखकर हमारा अनुज तो बाहर जाएगा ना। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक पुरुष को जब उसकी पत्नी सुख नहीं देती है, वो पराई के पास जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा जो अनुज है उसे सुख मिले। भाई साहब! अरे भाई साहब क्या कर रही हो? जिस सदन में औरतों ने इस तरह की चिल्पों मचा रखी है, वहां उस सदन के जो मर्द हैं, वो तो सुख और शांति के लिए क्या ही करेंगे। ये जो मछली है इसे समझना चाहिए ना, क्यों नहीं समझती है? हर बार हमारा अनुज जब अपने सदन आया है, ना उसे सुख मिला है, ना शांति, ना किसी तरह का संतोष, लेकिन हमेशा ये अपना दुखड़ा लेकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। कैसी बातें करें भाई साहब? हम सभी जानते कि भाभी भैया से कितना प्रेम करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं को खुश करने में लगी रहती हैं। सुबह से शाम तक नहीं, सुबह से लेकर रात तक। क्यों बाबूजी, ठीक कह रहे ना हम? ये श्लोक तो आपको भली भांति याद होगा। कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा। अर्थात औरत को अपने सदन का जो धन है, एक मंत्री के समान उसका आदान प्रदान करना चाहिए। अपने सदन का कार्य औरत को एक दासी की तरह करना चाहिए। एक औरत को माता की तरह अपने सदन के हर एक सदस्य को स्नेह और भोजन देना चाहिए। और अंत में रंभा की तरह, अर्थात एक अप्सरा की तरह अपने पति को हर रात्रि प्रसन्न करना चाहिए। सोच सोच की बात है भाई साहब। आपने अपनी सोच इतनी छोटी रखी कि आपने अपने श्लोक में एक स्त्री को दासी के रूप में देखा, उसे भोग विलास का पात्र समझा। आप अपनी सोच बढ़ाकर के देखिए, तब आप समझेंगे कि स्त्री कोई दासी या भोग विलास का पात्र नहीं होती है, बल्कि वो तो जन कल्याण के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। अपने पति की सुरक्षा के लिए उनकी ढाल बनकर माँ दुर्गा का रूप लेती है। अज्ञानता में माँ सरस्वती, बीमारी में माँ शीतला और गरीबी में माँ लक्ष्मी। और भाई साहब, एक श्लोक तो ये भी है, यत्र नारेस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वस्तत्र फलाक्री। ये भी तो आपके शास्त्रों में लिखा है भाई साहब। इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। जिस घर में नारी का अपमान होता है,
वहां पे किया हुआ कोई भी कार्य फल नहीं देता, विफल हो जाता है। और जिस घर में नारी का मान होता है वहां पे स्वयं देवता भी आकर आशीर्वाद देते हैं।